सॉल्विंग DI इज लाइक अ ट्रेजर हंट विद अ वेरी मैसी मैप। जब तक आप इस मैप को सुलझाकर आंसर तक पहुंचते हो तब तक आपका टाइम अप हो जाता है। DI gives you a ton of information in form of table, paragraph, pie chart, etc. And इस डाटा के पाइल में से आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस के आंसर करोगे। DI सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में आता है कि आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। आपको एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, रेशियोज निकालने पड़ेंगे, परसेंटेजेस निकालने पड़ेंगे, एवरेज निकालने पड़ेंगे। एंड ये कैलकुलेशन स्मॉल नंबर्स के लिए नहीं है। दिस कैलकुलेशंस इन्वॉल्व वेरी बिग नंबर्स सच एज 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर्स। जस्ट इमेजिन अगर आपको दो 5 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो इन द एग्जामिनेशन, आपका पूरा टाइम तो मल्टीप्लिकेशन करने में चला जाएगा, फिर क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? एंड ये गारंटी नहीं कि आपका मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट स्केयर्स अवे द स्टूडेंट्स। वो इस कैलकुलेशंस के डर से DI क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते। सेकंड थिंग इज दैट स्टूडेंट्स को लगता है कि दे नीड वेरी हाई लेवल ऑफ नॉलेज टू सॉल्व DI क्वेश्चंस। उनको लगता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स की बहुत हाई लेवल की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इन DI के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। आपको familiar होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के लॉ फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस, एक्सेट्रा to solve the questions accurately of the DI. This is the second thing or the second issue that scares away the students. But what if I tell you that both of these issues are irrelevant or not necessary or does not affect your ability to solve DI questions? आप DI क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट कैलकुलेशंस और विदाउट वरिंग अबाउट द नॉलेज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, DI doesn't require very high level of knowledge to solve the questions. You don't need class 12th mathematics knowledge, class 10th mathematics knowledge. You only need mathematics knowledge up to class 8. अगर आपके क्लास 8 तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको क्लास 8 तक की स्टैटिस्टिक्स पता है, देन यू कैन इजीली सॉल्व DI क्वेश्चंस। आपको फ्यू टर्म्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सच एज मीन, मीडियन, मोड, एंड यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू DI। अगर वो कुछ हैवी टर्म यूज कर रहे हैं देन दे विल टेल यू अबाउट इट। वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे जिससे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू हैव टू थिंक लॉजिकली। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है एंड आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। आपको बेसिक परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस के बारे में क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। आपको मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं और कहाँ कैसे यूज किया जाता है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये क्लास 8 तक की लेवल की मैथ्स की नॉलेज नहीं है, then DI will be a nightmare for you. But if you have clear understanding of all the concepts that a class 8 students of mathematics should have, then you don't need or you will never face a problem in DI. Second thing, in a DI, they are not testing your calculation ability. अगर उन्हें आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी को टेस्ट करना होता तो सिंपली आपको 3 या 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देते एंड आस्क यू टू कैलकुलेट द करेक्ट आंसर। They are testing your ability to apply your knowledge to solve the question and reach the correct answer in the shortest amount of time. And what is the best way? The best way is not to go behind or to follow precise calculations, not to work on the precise calculations, but using approximation and mental mathematics. What is the meaning of mental mathematics? अगर मैं आपको कहूँ कि एक कंपनी का है, उसका जो फर्स्ट ईयर टर्नओवर है that is 531 करोड़ and the second year its turnover is 570 crores and what is the percentage increase in its turnover? अगर आप पेन और पेंसिल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ, आप एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करो कि इसका आंसर ये डिवाइड करके, ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा इतने पॉइंट्स तक डेसिमल में, then you are doing it in the wrong way. You have to tell me what is the percentage increase. You don't have to go to the exact answer. वो आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करें and you have to find out which option is the correct option. So go through the approximation route. आप मेंटल मैथमेटिक्स करिए, आप अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मुझे पता है कि 531 और 570 में 40 का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 40 का डिफरेंस है।
एंड जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो 40 अपॉन ऑफ 531 इंटू 100 के बराबर होगा. सो आई विल जस्ट डू दैट एंड मैं 500 को भी क्यों 531 क्यों मैं उसको 500 लूंगा या 550 लूंगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन अप्रोक्सीमेट की इसकी वैल्यू 7.7 to 7.8 समथिंग, इट विल बी नियर दैट. एंड जो ऑप्शन इसके सबसे नजदीक होगा आई विल जस्ट टिक इट. अपने कैलकुलेशंस को आप जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करो. Instead of doing actual calculations, follow smart calculations and approximation method. Your goal should be to reach the nearest value to the exact answer. आपका गोल एक्चुअल आंसर के सबसे नजदीक पहुंचना होना चाहिए, ना कि एक्चुअल आंसर निकालना. क्योंकि अगर आपको एक्चुअल आंसर निकालना है तो आपको पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. बट आपको 4 ऑप्शंस पहले से ही प्रोवाइड किए हैं, आपको बस ये डिसाइड करना है कि उन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है. तो अगर आप करेक्ट आंसर के नजदीक भी पहुंच गए अप्रोक्सीमेशन करके इंस्टेड ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस, तब आपका क्या होगा, टाइम बचेगा. दूसरा, आपका मेंटल एग्जॉशन नहीं होगा. तीसरा, आप बाकी क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे सकते हो एंड मोर फोकस से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो rather than getting stuck at one calculation in one question and ruining your whole paper. Let's see if DI are calculation and knowledge oriented, or we can solve them by using mental calculation and approximation and logical thinking. Okay, so here is a question that we borrowed from CAT 2024 slot 3 DILR. The question is, out of 10 countries, country 1 through 10, country 9 has the highest gross domestic product and country 10 has the highest GDP per capita. So if you don't know the meaning of GDP per capita, it is provided in the question. GDP per capita is the GDP of a country divided by its population. The table is telling us the information about country 1 to 8 for the year 2024. So first is the country name. Second column gives the country's GDP as a fraction of GDP of country 9. So since we don't know what is the GDP of country 9, you can take it as X. Next is column 3 gives country's GDP per capita as a fraction of GDP per capita of country 10. So let's assume that GDP per capita of country 10 is equal to Y. Column 4 gives the country's annual GDP growth rate and column 5 gives the country's annual population growth rate. Okay. Now here, since we have assumed the GDP of country 9 as X and GDP per capita of country 10 as Y, so GDP of any country will be equal to the GDP that is provided in the question into X, because it is being calculated with respect to the GDP of country 9, and GDP per capita of any country will be equal to GDP per capita provided in the table into Y. Okay, so let's say that for country 1, GDP will become 0.15x and GDP per capita will become how much? 0.41y. Okay, and this will be similar for all the next 7 countries till country 8. Now let's move forward to the question. So first is, which one among the countries 1 through 8 has the smallest population in 2024? Okay, so you have to find out which country has the smallest population. So how we can calculate the population? So as we know, GDP per capita is equal to GDP upon a population. Okay, so GDP per capita is equal to GDP upon of population. Okay, so population will be equal to GDP upon of GDP per capita. Population of country 3 will be equal to 0.13x upon of 0.02y.
For country 5 it will be equal to 0.10 upon of 0.36 x by y. For country 8 it will be equal to 0.07 upon of 0.41 x by y, and for country 7 it will be equal to 0.08 upon of 0.30 x by y. Now you have to find out which of the following fraction, these four fractions में से smallest fraction कौन सा होगा. So if you will see visually, you can say that this will be here numerator is greater than denominator, so it will be greater than 1, and in all the rest of the three cases denominator बड़ा है numerator से, so this will be a bigger number than these three, so we can easily eliminate this. So country 3 will be eliminated. Now you just have to compare country 5, 8 and 7. तो अगर country 5 के लिए देखें तो जो denominator है वो क्या है, 3.6 टाइम ऑफ द न्यूमरेटर है. अगर country 8 के लिए देखेंगे तो जो denominator है वो more than 5 टाइम्स है, denominator 5 टाइम्स बड़ा है न्यूमरेटर से. एंड जो country 7 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो you can see that जो denominator है 30 वो क्या है approximately 3 और 4 के बीच में है. मीन्स 3, अगर आप 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 आता है, एंड 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 आता है. तो ये जो डिनोमिनेटर है वो 4 टाइम्स से बड़ा नहीं हो सकता. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर को 1 मान लेते हैं फॉर ऑल दीज 3 केसेस, तो हमें डिनोमिनेटर में कंट्री नंबर 5 के लिए 3.6 मिलेगा, कंट्री नंबर 8 के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 1/6 मिलेगा, और कंट्री नंबर 7 के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 1/4 मिलेगा if we take extreme values. So we can say that here 1/6 is the smallest value. So here country 8 will have the smallest population because जिसका denominator जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है if you are comparing to denominator and numerator is the same. तो हमने क्या किया था, for all 3 remaining countries के लिए हमने numerator को we made it 1 and we calculated the value of denominator, जिसमें से हमने the denominator for country 8 was the highest and hence its population will be the smallest. Next question is the ratio of country 4 GDP to the country 5 GDP in 2026 will be closest to. Okay, so 2004 में country 4 की GDP कितनी है, that is 0.12, and country 5 की GDP कितनी है 0.10. so इनका रेशियो 2024 में कितना हो जाएगा 0.12 upon of 0.10. Now जो परसेंटेज इंक्रीज है फॉर कंट्री 4 दैट इज 0.5%, एंड जो परसेंटेज इंक्रीज है फॉर कंट्री 5 दैट इज इक्वल टू 0.7%. ओके, तो दोनों की जो जीडीपी है वो डिफरेंट रेट पे ग्रो कर रही है, एंड फॉर country 4 it is increasing by 0.5% and for country 5 it is increasing by 0.7%. तो अगर हम क्या करते हैं, अगर आपका कोई कंपनी है दैट से दैट उसकी जो इंक्रीज इन परसेंटेज है दैट इज ऑफ 10%. तो पहले अगर उसका इनिशियल 100 था तो उसके बाद 10% इंक्रीज के बाद कितना हो जाएगा 110. या अगर उसका इनिशियल 1 था तो उसका कितना हो जाएगा आफ्टर 10% इंक्रीज 1.10. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है वो 1 के बाद डेसिमल्स में ऐड करते जाते हैं. तो यहाँ पे जो कंपनी 4 का है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग बाय 0.5%. तो इसमें कितना इंक्रीज होगा 1.005. इतने से इंक्रीज होगा इन 2025 एंड 26 के एंड पे उसका कितना हो जाएगा फॉर जीडीपी, इट विल बी 1.005 से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है जीडीपी. एंड फॉर कंट्री 5 इट विल बी 1.007 into 1.007. नाउ हियर जो डिनोमिनेटर है, अगर हम जीडीपी को 2024 को इग्नोर कर दें, अगर हम खाली मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर देखें कि जो चेंजेस हो रखे हैं इन नेक्स्ट 2 years, so you will see that denominator is slightly greater than the numerator. तो जो यहाँ पे चेंज आएगा that will be slightly less. तो यहाँ पे जो अगर हम रेशियो निकालते हैं at the 2024 में इनका रेशियो 1.2 होगा for 2024 के लिए,
लेकिन 2026 में क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज स्लाइटली, ये 1.2 से थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है इन द रेट दैट इज नेग्लेजिबल, सो इट विल बी समवेयर अराउंड 1.19 और उसके आसपास ही होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा बट डिक्रीज होगा, लेकिन ड्रास्टिकली डिक्रीज भी नहीं होगा। So the option will be a 1.195 because this is the value that is closest to 1.12. अगर हम 0.1963 लेते हैं तो this is very very less। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीडीपी बहुत ज्यादा कम हो जा रही है, एंड सेम फॉर द 1.34314, इसमें जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, विच इज नॉट द केस अगर आप फॉर्मूले को देखोगे। अगर आप 1.0054 1.007 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 0.99 समथिंग, एंड अगर आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज वेरी लेस। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप करेक्टली एज्यूम कर सकते हैं एंड करेक्टली गेस दैट जो फाइनल जीडीपी इन 2026, जो रेशियो उनका 2026 में होगा जीडीपी का, दैट विल बी 1.195। Which one among the following countries 1457 will have the largest population in 2027? 2027 में largest population किसकी होगी, 1, 4 और 5, 7 में। ओके, सो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री 1 कितना हो जाएगा, 1, 4, 5 एंड 7। सो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री 1 कितना हो जाएगा, सेम जीडीपी अपॉन ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, सो 15/41, अप्रोक्सीमेटली 15/41, ये इनकी 2024 में पॉपुलेशन होगी। फॉर कंट्री 4 इट विल बी 12/38, 12/38। फॉर कंट्री 5 ये कितना हो जाएगा, 10/36, 10/36। एंड फॉर कंट्री 7 ये कितना हो जाएगा, 8/30, 8/30। नाउ आपको ये देखना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एंड बाय हाउ मच। सो कंट्री 1 की पॉपुलेशन क्या कर रही है, इट इज डिक्रीजिंग एट 0.12%, 0.12% से डिक्रीज कर रहा है। ओके, कंट्री 4 की इट इज इंक्रीजिंग बाय 0.49%, 0.49%। कंट्री 5 की 0.31% से इंक्रीज कर रहा है, एंड कंट्री 7 की -0.11% से डिक्रीज कर रहा है, -0.11% से डिक्रीज कर रहा है। तो यू हैव टू फाइंड आउट विच कंट्री विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सो फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो रेशियो होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, वो लीस्ट होना चाहिए। मीन्स इफ यू विल डिवाइड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, तो सबसे कम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो 15 3 कितना होता है, 45। सो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो लेस देन 3 टाइम्स है। ओके, सो द डिनोमिनेटर इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, एंड हियर आल्सो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, एंड इन दिस केस आल्सो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंट्री 1 है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है एंड न्यूमरेटर बड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, एंड आपको वो हाईएस्ट वैल्यू ही निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंट्री 1 है उसकी पॉपुलेशन हाईएस्ट होगी इन 2024 में, एंड द चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाकी जो कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री 1 है वो डिक्रीज हो रही है। बट व्हाट इज द डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज इज 0.12, जो क्या है बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, एंड जो चेंजेस इन द पॉपुलेशन होंगे वो भी बहुत नेग्लिजिबल होंगे। सो यू कैन सेफली से दैट कंट्री 1 will have the largest population in 2027. Okay, so as you can see you don't need calculations, आपको बहुत ज्यादा calculations करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप logically देखें and you apply your logic and आप calculations करने में fast रहते हैं and you do mental calculations, then you can easily solve all the DI questions very easily and in very small amount of time। क्योंकि अभी मुझे एक्सप्लेन करने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी एबल टू सी दैट यू कैन इजीली डू these type of questions very easily
because most of the calculation that I am showing you in that you are seeing here, that will be done in your mind. Okay. These tests are not checking your calculation ability nor your knowledge. They are only checking your ability to apply fundamentals to reach the correct answer in shortest possible time. So जितने भी हथियार आपके पास हैं, जितना भी आप लॉजिकली सोच सकते हो या जैसे भी आप सोच सकते हो, use all those means, all those weapons or all those methods to reach the correct answer in the shortest possible time. They are not checking your methodology. They are checking how well you can use your brain, how you can think logically to reach the correct answer in the shortest possible time. It is not a test of your knowledge but a test of your ability to think on the feet. So don't worry about anything. Just try to think out of the box and try to think various ways that you can reduce any calculations and reach the correct answer without wasting a second more, so that you can give that second to the next problem that will come to your way. Thank you.